अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए मेल मुलाकातों में, डिस्कशंस में बड़ी तेज़ी आ गई है। आज हैपनिंग से भरपूर दिन था। मेल मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, कोई ऑन कर रहा था, कोई ये कह रहा था कि बड़ी देर से जो है इस पे डिस्कशंस चल रही थी। मालूम ऐसा होता है कुछ बयानात से कि ये एक आधी रात में ऐसा नहीं हुआ है या फिर ये एक आधे वक्त का मामला नहीं था। ये बहुत पहले से डिस्कशंस हो रही थी और चीज़ें तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं। और जो कल सीईसी का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाया है वो भी महज ऐसे ही लगता है कि एक अलामती सा इजलास ही होगा, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, उनसे ये नहीं लगता कि कोई इख्तलाफात बाकी रह गए हैं। क्योंकि तारीख जो सामने आ रही है कि परसों 7 तारीख को सेनेट में इस मुसवदे को पेश किया जाएगा, जुमे को हफ्ते को इस पर बहस होगी और 14 नवंबर मुमकिना तौर पर वो तारीख आ रही है जब इस तरमीम को मंजूर करवा लिया जाएगा। तो आज जब स्पीकर अय्याज सादिक साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम जिम्मेदारी सौंप दी थी, अहम टास्क उनको दिया गया था, उसके बाद जो ये 14 तारीख का सामने आना है, इससे यही लगता है कि चीज़ें बहुत हद तक सेटल्ड हो चुकी हैं। अगर सेटल्ड है चीज़ें तो कल फिर सीईसी के इजलास में क्या होना है इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से बात की जाए तो सुहेल आफरीदी ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि आईनी तरमीम की हम मुखालफत करेंगे। एक मुलाकात आम हुई है, फैसल वाडा साहब गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, उनसे मुलाकात की है और उन्होंने बाहर निकल के ये कहा है कि नंबर गेम के ऊपर बात नहीं हुई, मौलाना साहब बड़े अहम हैं तो इसलिए उनसे हमने ताउन मांगा है और हमेशा मौलाना साहब ने पाकिस्तान के मामले में ताउन किया है। फैसल वाडा साहब ने आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकात के बाद क्या गुफ्तगू की, आपको वो सुनाते हैं। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ। तो इस निज़ाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी। पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब एक बड़े धीरज और बड़े सॉलिड सियासतदान है, मुस्बत हमेशा की तरह मैं उनके घर से जाता हूँ। देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अटम पटम, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा, आपके छलियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएं। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद आके कोई एहतजाज करती है तो उस हवाले से भी फैसल वाडा साहब ने एक बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं। अब आए हैं, नए हैं, जवान है, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि वर्कर पर आया है, बहुत अच्छी चीज है, उसको वेलकम करते हैं। उस वेलकम के अंदर वो डेवलप करे चीजें, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेजेस सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज करे और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए। बदनिस्बत अगर मौला झड़ की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा, गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम क्यों वो रिवायती डेमोक्रेटिक बात में नहीं कर सकता। सुहेल आफरीदी साहब ने भी आज बानी पीटीआई से मुलाकात और आईनी तरमीम के हवाले से बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट, एक जमहूरी लीडर होने के नाते, एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं पार्लियामेंट आया, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए आवाज उठाएं। कल चूंकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है तो कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जो ट्वीट किया गया, तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है। और अगर किसी की ये सोच है कि वो कुछ आईनी तरमीम लाकर अपनी हुकूमत को तोसीह दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि मतलब नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। आज एक का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। और अगर हम पर गुजर रही है और हम जो है इसका निशाना बन रहे हैं तो 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम मजीद भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूँ कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। जी, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। राना साहब, फैसल वाडा साहब गए हैं मौलाना साहब से मिलने के लिए और नंबर गेम के हवाले से उन्होंने क्लियर किया कि हमें नंबर नहीं चाहिए, नंबर उनको चाहिए भी नहीं है। एक तो फैसल वाडा साहब क्यों गए हैं, मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, मौलाना साहब मान गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं वो जो आपको गुफ्तगू कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जो ये सेम टू सेम गुफ्तगू आपको सुना रहा हूँ। फैसल वाडा साहब गए, फैसल वाडा साहब ने जाके आगे तजवीज़ रखी। मौलाना साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि जी आप मसवदा लेकर आए, ठीक है,
बकौल ज़राए कि जो उन्होंने गुफ्तगू की वो सारी चीज़ें वही थी जो 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाई गई थी, जो किसी सूरत में, जिसे मौलाना साहब ने काला सांप भी कहा था, जिसे मौलाना साहब ने दीगर कहा था। उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि जब हमारे पास मसवदा आएगा, और सबसे पहले तो इस मसवदे को भी लाने से पहले जो मदारिस का एक बिल था जिस पर आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उस बिल को पूरा करें। जब आप 26 महीनी तरमीम में उस बिल के हवाले से जो बात हुई उस पर आज तक अमल नहीं कर रहे, तो हम किस तरह 27वीं आईनी और उसके बाद मसवदा लाएँ। हम अपनी कौंसिल का इजलास बुलाएंगे, पार्टी का इजलास पे वो चीज़ें रखेंगे और उसके बाद बाकी लोगों से बात करेंगे और फिर जाके हमारा फैसला सामने आएगा। उन्होंने कहा जी वोट की ज़रूरत नहीं, देखिए सेनेट में है, कौमी असम्बली में नहीं है। हाँ, सेनेट में है। अगर उनको दोनों हाउसों से पहले मरहले में ही वो करवाना चाहते हैं मंजूर, तो ठीक है। तो ये तो पहले मरहले में ही करवानी है, मत सोचिएगा कि नहीं, मुश्तरका इजलास में भी जा सकते हैं ना उसके बाद। मुश्तरका इजलास का एजेंडा जो है उसके लिए भी आपको पूरा एक एजेंडा देना पड़ेगा, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। चले करा लेंगे, ये तो इसमें तो कोई इसमें शक नहीं है कि करवा लेंगे। फिर मौलाना साहब एक तो आप ज़हन में रखिएगा 9 तारीख को पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, मौलाना साहब भी और अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी, अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश जा रहे हैं। तो वापसी की कोई तारीख है अभी? यहाँ पे तरमीम की कोई तारीख है अभी? 14 आ रही है वैसे आज। 14 से उन्होंने डेट तो नहीं दी कि 14। हाँ नहीं, हो लेकिन सकता है कल ही पेश हो जाए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, जितनी तेज़ी है आप अंदाज़ा लगाएं ना। वज़रा कह रहे हैं जनाब हम मसवदा तैयार कर रहे हैं और MKM आगे कह रही है जनाब मंजूर है मंजूर है मंजूर है। हाँ, और फारूक सत्तार साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या है। देखे ना ये क्या है, मंजूर उस वक्त होता है, अच्छा निकाह के लिए भी पता होता है कि यार दूल्हा कौन सा है, दुल्हन को पता होता है कि दूल्हे को पता होता है दुल्हन कौन है। अमाम मस्जिद अमाम जो होते हैं, जो खाफत साहब होते हैं, वो कलमे पढ़ाते हैं, वो नाम बताते हैं, नाम वल्दियत फला फला फला, इतना हक में मंजूर है, फिर जाके मंजूर कहा जाता है। और यहाँ पर तो अगर मसवदा इनको मिल गया है तो ये कह दे मंजूर है, फिर बेहतरीन है। नहीं, एक वो भी तो मेराज होती है ना कि जब बंदा कहता है तेरी हर गल मंजूर है, तो ये वो वाला मंजूर नहीं है। ये कभी नहीं कहते। ये मंजूर करवा के कहते हैं हमारे सियासतदान जो है ना। हाल ही में ये बात किसी एक बात की जरूरत नहीं कह रहा। अच्छा, हमारे सियासतदान मनवा के कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने पीपल्स पार्टी का कहा, पीपल्स पार्टी का आज मैं जो बयान दे रहा हूँ ना, यही बयानिया होगा। बताएं। वो कहेंगे जनाब हमने 18वीं आईनी तरमीम को बचा लिया है, कुछ चीज़ें थी वो जो मुल्क की मफाद के लिए बड़ी ज़रूरी थी और उस मुल्क की मफाद के लिए हमने करवा गूट भी है, लेकिन हमने 18वीं आईनी तरमीम को बचा लिया, बुनियादी ढांचे को बचा लिया। ठीक है, ये समझ नहीं आती। अच्छा अब ये डिस्कस चीज़ें वहाँ पे करें जहाँ पे किसी को ना पता हो। ये तो अब सबको पता है क्या क्या था और कहाँ पे है और कहाँ पे क्या होगा। अब मेरी मौलाना साहब के एक इंतहाई करीबी शख्स से बात हुई। अच्छा, मैंने उन्हें कहा यार आप क्या इस पे राजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, क्या आप एंड पे मान जाते हैं या आप कोई और मामला हो जाता है। तो उन्होंने कहा बात यह है, अब है मामला सियासत का। उसने कहा इसमें जो चीज़ें हैं ना जो डिस्कस हुई हैं, वो हमारा सिंध का वर्कर किसी सूरत नहीं मानेगा, वो हमारा बलोचिस्तान का वर्कर किसी सूरत नहीं मानेगा, वो हमारा KP का वर्कर किसी सूरत नहीं मानेगा। हम 15, 20, 50, 100 बंदे मान भी जाएंगे या फिर आगे सियासत क्या करेंगे। फिर उसने मैंने उससे पूछा कि फिर होना ही क्या जा रहा है वो मुझे बताएं। ठीक है। उसने कहा मौलाना साहब इस पे सरप्राइज देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा सर, मैंने कहा जी मेरी इतला के मुताबिक मौलाना साहब तो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये शेड्यूल बहुत पहले से बना हुआ था, बांग्लादेश का शेड्यूल था, उसमें जा रहे हैं, वहाँ पे उलमाए कराम की कोई कॉन्फ्रेंस है, सारे आ रहे हैं, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए नहीं जा रहे, हम आ जाएंगे। मैं कहा अगर उसी दौरान में हो गया कुछ तो कहते जी फिर हम क्या कह सकते हैं, बाकी वो क्या कह सकते हैं इस पे। लेकिन एक चीज़ मेरी इतला के मुताबिक आज के दिन तक मौलाना जो है राजी नहीं है, राजी नहीं, बाकी सारे राजी हैं, बाकी रह गया नहीं, मतलब जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो सब राजी इत्तेहादियों को तो आप, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी, मैंने आपको जो पीपल्स पार्टी का बताया वो भी राजी है, वो भी राजी है। MKM तो उन्होंने कह दिया, बाकी कोई पीछे रह नहीं गया। और बाकी बात ये है, ये सारे जो इजलास होते हैं ना जी, इसमें आखिरकार वही होता है कि एंड पे नहीं, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद भंगरे डालेंगे तो भंगरे डालेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन आज आपको ये खबर दे दूं
इस तरमीम की मंजूरी के बाद सियासी जमातों के अंदर क्या होगा, ये सियासी जमातें तसव्वुर नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक बड़ा खौफनाक सा सिलसिला आपको चलता हुआ नजर। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। 27वीं तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर सब चीज़ों पे बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे कि 27वीं तरमीम के क्या हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सवाल किया था कि जब ये तरमीम आ रही होगी तो क्या आप वोट करेंगे? तो आज पहला सवाल यही है, आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि हम हुकूमत के साथ कोलिशन पार्टनर हैं और अभी तक हमने मसवदा देखा नहीं है। आज जो इब्तिदाई मीटिंग हुई थी, जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है स्पीकर के साथ, उसमें मामलात तय किए गए हैं कि पहले सेनेट में जाएगा, फिर कौमी असम्बली में आएगा, और उसके कोई डिटेल्स नहीं डिस्कस हुई। बड़ी बड़ी बातें की हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कैसे तैनाती में अगर कोई डिले हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, जजों की तैनाती कैसे होगी, या मतलब मोटी मोटी बातें की हैं। लेकिन मसवदा भी किसी ने नहीं देखा। तो जब तक मसवदा नहीं देखते तो कोई उस पर यह कमेंट नहीं कर सकता कि वोट करना है या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो कल मसवदा इंशाल्लाह मिलेगा शाम तक, तो फिर इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सकेगी। इजाजुल हक साहब, कल शाम को मसवदा मिल जाएगा। आप हुकूमत के पार्टनर भी हैं, ठीक है ना, आप हिस्सा हैं हुकूमत का। कल शाम को मसवदा मिलेगा। मसवदा तैयार करने से पहले आप कैसे पार्टनर हैं? आपसे उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं कि ये हम करने लगे हैं, तो आप इसमें अपना हिस्सा तो डालें ना। हुकूमत का हिस्सा एक कोलिशन पार्टनर होने का यह मतलब नहीं कि आप हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत का हिस्सा होता है वजीर आज़म और उसकी काबीना। यानी आपका हिस्सा अभी पीपल्स पार्टी के तो जैसा है। मतलब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी का जरा हमसे थोड़ा सा बेहतर है, मतलब उनके साथ, क्योंकि उनके पास एक बार्गेनिंग पोजीशन है, एक ब्लैकमेलिंग की पोजीशन है उनके पास। ठीक है साकिब साहब, ये बताइएगा इजाजुल हक साहब कि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे कि 3-4 माह हो चुके हैं इस पर मुशावरत करते हुए इस सारे मामलात में 27वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन आप इसके बरक्स बात कर रहे हैं। एक तो सर इस पे कमेंट अगर आप करना चाहें तो कीजिएगा। दूसरा सर ये बताइएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपने बात की, ये एक्चुअली क्या है, क्या बताया गया आपको, क्या तरमीम है? क्योंकि हमें ये पता चला कि शायद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अगर अपोजिशन लीडर फिर पार्लिमानी पार्टी में कोई कंसेंसस नहीं होता तो ये अदलिया को भेज दिया जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस को भेज दिया जाएगा, तो वो मामला इसको देखेंगे। ये हमें बज़ाहिर पता चला, तो यही है या कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पहले जो आपने बात की है ना कि वो 26वीं तरमीम के वक्त उन्होंने सोचा था कि अगर उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए और कोई कंसेंसस ना हो सके तो वो अपने मामलात में चलता रहेगा, यानी कि वो अपने उसमें मामलात जो है उसके चलते, मतलब वो घर नहीं जाएगा, वो काम करता रहेगा। लेकिन अब इसका कोई तरीका ऐसा निकाल रहे हैं कि अगर डेडलॉक हो जाए तो फिर कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हो सकती है, जज भी हो सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती है, पार्लिमानी कमेटी भी कोई बन सकती है जो कि फिर फैसला कर दे। लेकिन ये देखें, इसकी तैनाती के एक सनसेट वो कहते हैं ना होना चाहिए कोर्ट बीच में, कि अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने रिटायरमेंट के बाद नहीं हो रहा तो फिर ऑटोमेटिकली अगले को सनसेट क्लॉज जिसको कहते हैं, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए इसके अंदर असूली तौर पर। अच्छा, लेकिन मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जनवरी 26 को उनका मुद्दत ख़त्म हुई थी और आज 5 नवंबर है, अभी तक वो बरकरार है क्योंकि सनसेट क्लॉज नहीं है उसमें। वही तो मैंने कहा ना, क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर कोई तरीकाकार ही नहीं बनाया हुआ हमने। और आपस में लड़ते रहो, मतलब ऑपोजिशन और हुकूमत बैठे ना, तो जो बैठा हुआ है उसके मजे हो गए फिर। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। उससे पहले कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि हमने ही आपसे कहा था काफ़ी अर्सा पहले कि आ रही है तरमीम, तो उस वक्त भी आपका भी इल्म ही नहीं था। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मशावरत हो गई, जाके ईवान सदर में सारे मामला तय हो गए। अच्छा, ये तो बता दें, चले ये तो हो गया, ये जो कश्मीर का मामला रुका हुआ है वो भी इसी के साथ नत्थी है कि पहले वोट दियो तो फिर वोट लो। तो अब ये अब मालूम नहीं है कि कश्मीर का मामला जो है वो रुका हुआ है कि मतलब उसमें भी बारगेनिंग तो लाजमी बात है। इसीलिए आप वो पूछा ना कि भाई उनमें और हम में फ़र्क क्या है। मैंने कहा उनके पास थोड़े से एक वो स्ट्रिंग है केस देने के लिए जो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए वो ये बातें कर सकते हैं, बारगेनिंग कर सकते हैं कि जी कश्मीर हमें दे दो, जी गिलगित बल्तिस्तान हमें दे दो, फलां चीज़ आप ले लो। मतलब आपस में वो है ना, वो एडजस्टमेंट होती रहती है इनकी। ठीक है। अच्छा सर, ये तो बताएं, ये अब मामला जो है, जी 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 कंप्लीट कर लें। जी जैसा बोले। नहीं आप बता दें। आप अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आज जब आपको बताया गया, ये 14 तारीख सर हमारे सामने आ रही है कि 14 को वोटिंग हो जाएगी, आप लोगों को भी कुछ बताया गया कि 14 हतमी तारीख है, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, बराए मेहरबानी 14 को आप लोग अवेलेबल हो प्लीज़। प्लीज़ कब कहते हैं वो? नहीं, प्लीज नहीं कहते, ये क्लियर कर ले सर बात। जो उधर नहीं हुआ, चले मैं तो कर दूं ना, अगर मैं होता तो मैं शायद ऐसे पुलिस नहीं कहते, वो पुलिस कह देते हैं सर। वो पुलिस से आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा, वो ये है कि 14 तारीख को इजलास खत्म हो रहा है और ये जाएगा जुमे को मेरे ख्याल में पेश करेंगे सेनेट में। ठीक है। और फिर ये वहां से चला जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में जी। एक दिन स्टैंडिंग कमेटी बैठेगी, फिर ये सेनेट में वापस आके अप्रूव होगा, फिर ये आ जाएगा कौमी असेंबली में, फिर कौमी असेंबली में ले होगा और फिर हो सकता है कि कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में जाए एक दिन के लिए। तो इसको रैप अप करना है 14 तारीख से पहले। आखिरी डेट जो है वो 14 तारीख है से पहले। तो पहले ये भी सुना गया था कि हफ्ते इतवार को भी सेशन होगा, लेकिन अब हफ्ते इतवार को सेशन उन्होंने नहीं रखा। ठीक है सर, सेशन नहीं रखा पहले तो इसलिए था कि जो इसहाक डार साहब कल फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि इस पे बड़ी गुफ्तगू होगी और हम तमाम जो लोग हैं उनको इसमें शामिल करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इतनी जल्दी ये वो गुफ्तगू हो सकती है? सैर हासिल गुफ्तगू की आप बात कर रहे थे अभी, तो वो हो सकेगी इतने थोड़े से टाइम में? सबको मौका भी मिल सकेगा बोलने का? वहां तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे हल्का हल्का अभी वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकातें शुरू की हुई हैं। उसमें कल हमारी भी मुलाकात है उनके साथ दोपहर में किसी टाइम पे इजलास के बाद। और बाकी उनसे आज जैसे एमकेएम वालों से मिले और एमकेएम वाले जो है वो ऑन बोर्ड आ गए 27वीं तरमीम के लिए। देखें, पिछले 26वीं तरमीम में ना आ रहे के थोड़े थोड़े से मुतालबात थे, जैसे कि एमकेएम का लोकल बॉडीज के बारे में था कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर पंजाब असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास की जॉइंटली, जो स्पीकर ने भी बड़ा जोर देकर कहा। तो मेरा ख्याल है अगर तो ये चीज़ें होने जा रही हैं कि लोकल बॉडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात देने का जो जमहूरियत की बेसिक ग्रास रूट लेवल है, अगर ये चीज़ें हों तो फिर तो अच्छी है ये तरमीम, मैं समझता हूँ। और हुकूमत एक अच्छा मुबारक हो, कल आपकी मुलाकात करने के लिए जा रही है कुछ 18वीं तरमीम के अंदर। मैं कहा एक तो आपको मुबारक हो, कल आपकी मुलाकात होने जा रही है और उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बात करेंगे। अच्छा, इस 27वीं आइन पे इसलिए जोर देता हूँ, आइन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बनता है, इस मुल्क में रहने वालों के लिए बनता है। क्या इस आइनी तरमीम के अंदर कोई ऐसी सहूलतें होंगी कि गरीब का बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ सके, उसे तलीम, एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल की सहूलियात, बेरोज़गारी का सामना करना ना पड़े, भूख का खात्मा हो जाए, किसान को उसकी फसल की कीमत पूरी मिल जाए और सैलाब के बाद सर्वे की बजाय सैलाब को रोकने का बंदोबस्त हो जाए? ये सारी चीज़ें कोई अवामी होगा? क्योंकि अवामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आइनी तरमीम आ रही है ना।
देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है जो आपने बात की है। आइन तो होता ही अवाम के लिए, और अवाम के लिए अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज़ें जो आपने जिसकी निशानदेही की है, ये हर एक की आजकल जुबान पर आम है। जैसे कि ये सैलाब आया हुआ है, फसलें सब तबाह हो गई हैं, कॉटन तबाह हो गई है, उसके बाद वीट के क्रॉप जो है उसके लिए मुश्किलात पेश आई हुई हैं। रोज़ छापे मारे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जी इसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करना फ्लोर मिल्स के अलावा। लेकिन आम आदमी के कंधे थे कि जितना मर्जी आप कह दें हम तरक्की कर रहे हैं, जितना मर्जी आप कह दें जी हमने इतना हमारी ग्रोथ होगी, लेकिन जब तक एक आम आदमी ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, एक आम आदमी को फायदा नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और आइन में तरमीम भी इसीलिए होनी चाहिए। अगर ये लोकल बॉडीज की होती है और इस पे ये अमल दरामद करते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं और डिवॉल्व करते हैं पावर को लोकल बॉडीज में, तो मैं समझता बहुत से काम जो है वो आसान हो जाएंगे और आवाम तक आपकी आवाज़ जो है और आपका जो असर है वो आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये बताइएगा, आप 18वीं तरमीम के हवाले से हाँ बात करने लगे थे कि आज की कमेटी में उसमें भी बात हुई कि क्या उसमें होना जा रहा है। साथ ही बता दीजिएगा नवाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं? आइन तब्दील होने जा रहा है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट चीजें, तो मियां साहब कहाँ पे हैं? कोई उनका बयान, कोई मीटिंग, कोई चीज? वो सुना है कि एक बड़ी मीटिंग हुई है बड़ों की कुछ दिन पहले रायगढ़ में, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं है। ये मतलब सुनने में आया। तो वहाँ पे शायद उन्होंने ऑन बोर्ड लिया होगा मियां नवाज शरीफ साहब को इस 27वीं तरमीम के बारे में कि भाई ये जो आ रही है तो इस पर किस तरह कंसेंसस इवॉल्व करना है। लेकिन उनकी ज़्यादा जो खामोशी है, इसके पीछे भी मेरा ख्याल में कोई ना कोई बात होगी कि क्यों इतना उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। एक शख्स जिसने इतने साल सियासत की और वो फिर एकदम से बैकग्राउंड में चला जाए, तो कहते हैं तूफान से पहले एक कुछ खामोशी होती है, फिर पता लगता है आगे चल। ठीक हो गया। 18वीं तरमीम का बता दें, उस पे क्या तब्दीली दूसरा 18वीं तरमीम के हवाले से आपने 18वीं नहीं, ये सिर्फ मफरूजा मतलब कि हाइपोथेटिकली सुनने में आया है कि जो 18वीं तरमीम पे था ना, एजुकेशन, हेल्थ, ये मामला जो है ये एक इनकी यूनानिमस पॉलिसी होनी चाहिए पूरे मुल्क के लिए, यानी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये मामला सुना है कि उनसे कोई गुफ्तगू हो रही है अभी पीपल्स पार्टी वालों से। कल उनकी भी CEC का इजलास है, वो फैसला करेंगे कि क्या ये हम फेडरल गवर्नमेंट को वापस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का ये हाल है कि सबसे गरीब हुकूमत वो होगी जी, ये है कि सारा बजट वगैरह देने के बाद उनके पास कोई पैसे बचते नहीं है। और NFC अवार्ड वगैरह शायद इसको असर नौ इसका कोई जायजा लें या इस पर कोई कम से कम बहस जरूर होगी। ठीक है जाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में किया। राना साहब 14 तारीख तक इसको वाइंड अप करना है, ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि अब 14 को पेश होना है, जुमे को पेश होना है और सेनेट में जाएगा, जिस तरह से इसहाक डार साहब ने कल ही बता दिया था, और वो दिन जुमे का है। अब होने लगी है, 1-1.5 हफ्ता ही रह गया इसके अंदर। अब इसके बाद तरमीम तो मंजूर भी हो जाएगी, इसमें भी किसी को मेरा ख्याल है कि कोई डाउट नहीं है। उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? कुछ लोगों की ज़रूरतें कम हो जाएंगी, हुकूमत को भी और बाकी हलकों को भी। तो फिर ये जो सियासी लोग हैं इनका क्या बनेगा? इनके लिए क्या मुश्किलात आएंगी? दो चीज़ें ज़हन में रख ली हैं। मैं जिस तरह मैंने मौलाना साहब के बड़े करीबी शख्स से बात की जी, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं मानेंगे। अगर आप हाफ़िज़ समदुल्ला साहब की गुफ्तगू सुन लें निजी महफिल में बैठ के, जी, तो बड़े खुल के बड़ी बातें करते हैं। वो टीवी पे शायद कुछ और करते हैं, लेकिन निजी महफिल में जो बातें करते हैं अगर आप सुन लें तो परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा जिस तरह आप इजाज़ुल हक साहब ने भी इशारा दिया है। क्या अगर NFC अवार्ड में कोई कमी की जाती है तो 2 सूबे तो बहुत छोटे हैं, बलोचिस्तान और KP के, क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? आप हुकूमत जिसकी भी हो वहाँ पे ये बात नहीं है, क्या वो अफोर्ड भी कर सकेंगे? उसके बाद आप ज़रा सा आगे चलें, थोड़ा सा देखें कि जो चीज़ें होंगी क्या वो अवाम के हक़ में कोई एक चीज़ होगी, क्या उस पर होगा? देखें, अब जब आप एक तरमीम करके, इस तरमीम के बाद ना
सियासी लोगों की ताकत कहाँ पे होगी ये देखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आती उस वक्त तक हम इस पर कोई फाइनल चीज़ काट नहीं सकते। जी जी। लेकिन जितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है, 18वीं तरमीम के लिए कई माह लगे थे और इसके लिए कई घंटे हैं, कितनी तेज़ी से हो रहा है ये सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये तरमीम जो है बनी बनाई आई है या इस तरमीम पर कुछ लोगों की मुशावरत मौजूद है और उस मुशावरत को सिर्फ उस मुशावरत तक रखा गया है और बाकियों को यही कहा गया कि आप मंजूर है मंजूर है मंजूर है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। आप देख लीजिएगा और आज की तारीख को आप नोट कर लीजिएगा 5 नवंबर की तारीख को कि इस तहरीक के इसके मंजूर होने के बाद, तहरीक कह रहा हूँ यानी तरमीम को मंजूर होने के बाद आप सियासी जमातों के अंदर आप ज़रा हलचल देखिएगा, ठीक, बहुत से सियासी परिंदों को उड़ते हुए देखिएगा, फिर इनकी अपनी क्या रह जाएगी पोजीशन ज़रा वो भी देखिएगा। और इसमें साथ साथ मैं सब चूँकि टाइम उन्होंने भी बात करनी है साकिब भाई ने भी, इस पर एक मैं आपको चलते चलते ख़बर दे दूँ। ख़बर यह है कि असल हंगामा, असल एजिटेशन इस तरमीम के बाद होगी। तरमीम के बाद होगी। देखिए आज आप गौर और वो कीजिए। सिर्फ केपी से होगी या पार्टियों के अंदर से होगी? आप देखिए आप कितने इदारे प्राइवेट करने जा रहे हैं, जलान हुआ है। आप उसके बाद देखें कि किस किस जगह से क्या क्या चीज़ें निकलनी है। आपने फिर प्राइवेट नहीं खाली करना, जब आप वफाक के पास इदारे लेके जाते हैं तो वफाक की एक पॉलिसी है ना, आप उस पर बहुत सी चीज़ें सामने करेंगे ना, कम करेंगे, तो फिर उसमें नुकसान सियासी किसका होगा। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। साकिब साहब, ये मुलाकातें जो हो रही हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। उनके पास प्लान क्या है, पेशरफ्त उसमें क्या हुई है? आज इस्लामाबाद में बैठक हुई है, उस हवाले से भी बताइएगा। जो 3 लोग हैं ये जो साबिक मेंबर हैं पीटीआई के रहनुमा हैं, इनकी जानिब से कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया था और उनको अपना मतमा नज़र बताया गया और उनके सामने बड़े सख्त सवालात भी जो है वो रखे गए थे। लेकिन उसका क्रक्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वो ये कहते हैं, बल्कि बारहा उनसे 3-4 सवालात हुए, उन्होंने कहा कि हमारे पूरे इस इमरान खान रिहाई तहरीक में माइनस इमरान खान नहीं है और ना वो हो सकता है। उन्होंने कहा ना है ना हो सकता है। उसकी उन्होंने बहुत सारी मिसालें भी दी, मतलब ये जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी, परवेज़ खटक, बहुत सारी मिसालें हैं। तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, माइनस इमरान खान नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हमने ये जब तहरीक शुरू की तो हमें ये था कि हम मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शायद हुकूमत से हमें आए। तो इसमें जो पेशरफ्त या ख़बर है वो ये बताई जा रही है उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जो वज़ीर आज़म के साथ राइट लेफ़्ट 2-3 लोग होते हैं, मेन उनकी किचन कैबिनेट आप उनको कह लें, उनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने नाम नहीं लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बात की है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप आगे बढ़ाएं, हम भी जो टेम्परेचर है वो नीचे लाना चाहते हैं, आप बात आगे बढ़ाएं। और इसमें जो ये लोग 3 हैं, इन्होंने कहा कि पीटीआई नहीं ना ही इमरान खान, हुकूमत की तरफ से ये शुरुआत करनी होगी। हुकूमत कोई ऐसे सीबीएम जो है वो ले और ऐसे अपना एक्ट दिखाए, काम करे कि जिससे पता चले कि हुकूमत भी कुछ चाहती है। और उसमें जो कोटलखपत जेल में जो मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत जो पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं, कैद हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से अडियाला जेल में करवाई जाए। ये चीज़ जो है वो इन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे मुलाकात हो, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम चाहते हैं टेम्परेचर नीचे आए और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें। ये उनका जो क्रक्स है वो जो मतमा नज़र है। बाकी उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से हवाले से जो चेम गोइयाँ या कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना ही माइनस इमरान करने गए थे और ना ही हमारा आइंदा जो है मकसद है, ना हम कर सकते हैं। हमने शाह महमूद कुरैशी या बाकी लोगों के लिए एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि 2.5 साल हो गए जेल में, ये बाहर आए। ठीक, रान साहब आपकी तरफ ये सवाल लेके आऊँगा कि जी हुकूमत चाह रही है कि टेम्परेचर को कम करे और हुकूमत पहला कदम बढ़ाए। आपको लगता है कि हुकूमत को सूट करता है कि वो ये टेम्परेचर कम करे? पहली चीज़, उनको क्या फ़ायदा होगा कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं? और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत पहला कदम क्यों बढ़ाएगी और क्या
हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो पहला कदम बढ़ा सके? आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नए वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म की मुबारकबाद के बाद एक ही उनसे इल्तमास करते हैं, एक ही फरमाइश, मुलाकात करवाते हैं, नहीं होती मुलाकात, नहीं होती। चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला करता है, मुलाकात होती है, नहीं होती। जज साहब सुलेमान अकरम राजा को बाई रिटर्न लिख के मुसद्दका तस्दीक शुदा कापी वो लेकर जाते हैं, मुलाकात नहीं होती। तो मुझे बता दें कि क्या ये जो टेम्परेचर कम करने के लिए आए हैं, ये जो बर्फ़ को लेकर आए हैं, क्या उस बर्फ़ से ये टेम्परेचर कम कर सकेंगे? इनमें से सवाल एक शख्स के जी साहब, मैं माजरत के साथ आपको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ये जो मुलाकात हुई है इसमें सहूलत उनको फराहम की गई है। ये मुलाकात डायरेक्ट वो नहीं कर सकते थे, जाहिर सी बात है सहूलत फराहम की गई है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल सहूलत फराहम की गई है। इसमें एक बड़ा सिंपल सा है कि भाई इनमें सवाए फवाद चौधरी के कौन सा ऐसा कद्दावर शख्सियत है, कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जिसको कोई काबिल कबूल करेगा? क्योंकि मैं ये एक बात खलफन कहता हूँ कि मैंने खान साहब के ये मुंह से सुना, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने बहुत मेहनत की है। जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो हम 4 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने बहुत मेहनत की है, उसका किस मजबूरी से वो छोड़ के गया, मुझे उसका बड़ा दुख है। बाकी जो मुझे छोड़ के गए हैं उनका दुख इसलिए नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ जो किया है। इन्होंने बाद में मुलाकात भी की थी खान साहब से, फवाद साहब। अब ये बात मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने ये खान साहब, मेरे समेत 3 और जर्नलिस्ट, यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे। लेकिन अब बात ये है कि सहूलतकारी के बगैर मुलाकात नहीं होती। ये बात दुरुस्त है। और डियाला में मुलाकात नहीं होती तो फिर वो तो थे, वो मुलाकात सहूलतकारी से ही हुई, कोई शक नहीं। मैं कह रहा हूँ इनमें फवाद चौधरी के अलावा कोई कद्दावर शख्सियत है ही। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक तरफ 27वीं आईनी तरमीम है, दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकात नहीं हो रही सुहेल आफरीदी साहब की, और तीसरी तरफ कुछ लोगों की मुलाकातें हो रही हैं जो साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और अब जो हैं वो मौजूदा जो सीनियर क़यादत जेल में है उनसे मुलाकातें की हैं। तो ये और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आइंदा 10-15 रोज़ में कोई बड़ी अच्छी डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिलेगी। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, 27वीं तरमीम तो अब आ रही है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रोक भी नहीं सकती है, हम ये भी नहीं आपसे पूछ सकते कि आपका लाएअमल क्या होगा, लेकिन क्या बातचीत पीपल्स पार्टी से इनिशिएट नहीं कर लेनी चाहिए थी अब तक के अपना मौक़िफ़ आप लोग रखते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कुछ रवाबित जो हैं हुए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने शरीके गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है कि ये 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट से ये बहस का आगाज हुआ। उससे पहले तो हुकूमती वज़रा के अगर आप बयान देख लें, इसहाक डार अगस्त के अंदर कह चुके हैं, पिछले दिनों बैरिस्टर हकीम साहब कह चुके हैं, तारिक फजल चौधरी साहब कह चुके हैं, सारे वज़रा बार बार ये कहते रहे कि कोई आईनी तरमीम जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है, किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। और हम तो ये भी उन्होंने कह दिया कि हम तो अभी 26वीं आईनी तरमीम को हजम कर रहे हैं, तो 27वीं लाने का तो सोच भी नहीं रहे। तो आउट ऑफ द ब्लू आई है। और जिस तरह पहले 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी आपको पता है कि एकदम उसका शोर उठा और बहुत ही एक कलील अरसे के अंदर उसको पास करवा लिया गया। और मुझे अब भी इसी तरह की सूरत हाल लग रही है कि 24 नवंबर की जो मेरे पास इतलात है, डेडलाइन है इसको पास करवाने की। हुकूमती इत्तेहाद के जितने मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली सेनेटर्स हैं उन सबको बुला लिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी ये काम हुए कि 7 या 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया गया, अब्डक्ट किया गया, जिसके हवाले से आपके पास भी सारी इतलात हैं। 3 सेनेटर्स जो हैं वो BNP मैंगल के उस वक्त उठाए गए थे। तो अगर ये आइन है, ये पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इसको आसान जुबान में कहूँ तो ये कुरान पाक के बाद जो हमारे पास सबसे ज्यादा सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है वो आईने पाकिस्तान है।
और आईन पाकिस्तान 1973 का वो आइन है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस था, और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये आइन दिया। लेकिन आज देखें हम किस नहज पे चले गए कि हमने ऑपोजिशन तो वैसे ही खत्म कर दी। आज आपकी नेशनल असेंबली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर, आपका सेनेट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर, आपका जो है पंजाब असेंबली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर, तो यहाँ पे जब आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना ही नहीं चाहते, ऑपोजिशन के साथ आप बैठ के कंसेंसस करना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपको एक जूम है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, और उस मेजॉरिटी को आपने लिया कैसे है? कोई एक मॉरल आपके पास ग्राउंड है अपने आप को 2/3 के हवाले से जस्टिफाई करने के लिए? किसी भी स्टैंडर्ड से आपके पास तो मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे तक दाई रही इस बात की कि 18वीं जो तरमीम थी जो 2010 के अंदर लेकर आई, जिसने सही मानों के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को तक़वियत दिया, जिसको रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि सियासतदान क्यों अपने इस पार्लिमानी निज़ाम को कमज़ोर करके बात को एक जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जिसके बाद फिर वही हमारे पास मिनिस्टर साहब लेकिन सियासतदान फैसला करें, हम किसी को इस पे दोष ना दें, ना हम कहें कि किस तरफ कौन लेके जा रहा है। ये फैसला तो आपके सियासतदान कर रहे हैं ना, फैसला वही लोग कर रहे हैं जो जिस तरीके से भी आए हैं। अब आप हमें बताएं कि अब तो ये चैलेंज भी नहीं हो सकती, जहां आप चैलेंज करने जाते थे, 26वीं चैलेंज हुई थी, उसका तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है कि उस पर कौन सा बेंच सुनेगा, तो 27वीं भी आ गई है। अच्छा, कानून क्या कहता है, ज़रा मुझे ये समझाइएगा कि 27वीं आइनी तरमीम के आने के बाद जो इसमें कानून बन जाएगा, जो इस पे चीज़ें आ जाएंगी, वो उसी वक्त से अमल दरामद शुरू हो जाएंगी, उसी कैबिनेट से शुरू हो जाएंगी, या उसके लिए नए इलेक्शन के बाद से उस पर अमल शुरू होगा? देखिए राणा साहब, बात यह है कि जिस 26वीं तो उसी वक्त शुरू हो गई थी, 26वीं तो उसी वक्त शुरू हो गई थी, लेकिन अगर इसमें यह भी आ जाता है कि असेंबली की मुद्दत जो है वो 5 साल से 7 साल कर दी जाए, आ जाता है कि सूबे जो है वो बनाए जाए नए, और सूबा बनाने की आपके पास कोई और है आइन में हिक जो है, और अगर इस जगह से पास हो जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, जिस तरह की प्रपोजल सामने आ रही हैं, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जैसे ही आइन के अंदर तरमीम होगी तो वो फिलफौर नाफिजुल अमल होगी, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कुछ इस तरह की शिक डाली जाए कि ये जो आर्टिकल आइन के हैं ये, क्योंकि फिर तो प्रपोजल रह जाएगी ना जी, फिर वो अडॉप्ट तो ना हो सकी। लेकिन अगर मेजॉरिटी 2/3 ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट को पास कर दिया तो फिलफौर एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप करने के जा रहे हैं, जो मेरे पास चीजें आई उड़ती हुई, कि आप इसके अंदर जो आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर फेडरेशन से प्रोविंसेस को एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर जो था सेक्टर 1 आपने पॉपुलेशन के अंदर आपने डिवॉल्व की पावर्स, आप सूबों को देते गए, सूबों के पास आपने जो है वो टैक्सेस के निज़ाम के हवाले से की, और उसके बाद फिर यही आईने पाकिस्तान आर्टिकल 140A कहता है कि सूबों ने फिर इस पावर को डिवॉल्व करना था बल्दियाती इदारों तक। आइन की वो शिक तो आज तक मतलब पंजाब के अंदर तो कम से कम मानी ही नहीं गई। आर्टिकल 140 अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा हुआ है। इसी तरह आइन की एक शिक थी जिसके अंदर ये था कि आप जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की हर 90 दिन के बाद एक मीटिंग होगी, इजलास होगा, जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस और वफाक मिलके जो है पॉलिसीज बनाएंगे। लेकिन कभी 90 दिन के अंदर वो मीटिंग नहीं होती और वहां पे भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, हालांकि इसकी वायलेशन का भी आर्टिकल 6 मौजूद है कि हाई ट्रीजन का केस बनेगा, गद्दारी का केस बनेगा, जिसकी सजा सीधी फांसी है। लेकिन शोबिये किस्मत पाकिस्तान के अंदर आइन को कई बार तोड़ा गया, और जब तोड़ा गया और उन अखबार के अंदर जब वो सारे के सारे डिक्टेटर्स जिन्होंने इस आइन का हुलिया बिगाड़ा, तो सियासतदानों ने आकर शायद इतनी भी जरूरत ना हुई कि उनको दोबारा जो है वो आइन को अपनी असल हालत के अंदर लेकर जाते। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह के ये मामलात हैं ये होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान को आगे निकलना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हमें आइन को आइन की हुर्मत के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए, ना कि हमने इसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया।
जी साकिब साहब। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई ने जो पार्लिमानी पार्टी थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, अभी तक मुसवदा सामने नहीं आया। अगर फ़र्ज़ करें कि मुसवदा सामने आता है और उसमें कोई एक ऐसी शिकवी होती है, क्योंकि हम सुन रहे हैं वज़रा से, वो कहते हैं कुछ ऐड भी हो सकता है और कुछ ड्रॉप भी हो सकता है, कुछ ऐसी तरमीम की जाती है जो बज़ाहिर लगता है कि नहीं ये एक दुरुस्त समझ जा रही है हुकूमत, तो क्या पार्शली उसको सपोर्ट कर सकती है पीटीआई, क्योंकि अभी तो मुसवदा सामने ही नहीं आया इस मामले में? देखिए साकिब साहब, एक चीज तो वाज़ेह है, कुछ चीज इस मुल्क के अवाम के लिए इस आइन के अंदर किसी किस्म का कोई हार्म है, उसकी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो कौन नहीं सपोर्ट करेगा, उसको हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। देखें, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम आई उसी वक्त ही हमने ये कह दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इसके अंदर बहुत सारे लेकूनास, बहुत सारी एम्बिग्विटीज, बहुत सारी जो है वो ग्रे लाइंस छोड़ी गई हैं जिनके लिए आपको 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। और फिर वही हुआ कि मतलब एक बड़े छोटे से अरसे के अंदर आप दोबारा 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं और फिर आप वही चीज रिपीट करने जा रहे हैं जो आपने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर की। आपने कोई जो है क्रॉस दी बोर्ड इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की आईनी तरमीम करने के लिए। ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। साकिब साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत 27वीं तरमीम तो ला रही है, लेकिन आईनी बेंच की जानिब से जो हुक्मनामा दिया गया था 7 मई के फैसले पर, अभी तक हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया है। उसके क्या असरात होंगे? 45 दिन के अंदर कानून साजी क्यों नहीं हो सकी जो सजा याफ्ता लोग थे मिलिट्री कोर्ट से? एक तो हमजा, जो आइनी बेंच है ये 26वीं आइनी तरमीम में इसी हुकूमत ने जो है वो बनाया था और एक नई सुप्रीम कोर्ट में एक नई चीज़ जो है वो हमारे सामने आई थी और उसके पीछे जो विजडम बताया गया वो यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, आइनी तशरीह के मामलात हैं, वो अलग होंगे और बाकी केसेस और अपीलें अलग होंगी, ताकि लोगों में जो केसेस साल नहीं लगते, उनके फैसले नहीं होते, जल्दी फैसले हो सके। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि हुकूमत वक़्त ने इसी आइनी बेंच ने 7 मई को एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला मुनासिब फ़ैसला था और उसमें जो डायरेक्शन थी वो बड़ी मुनासिब थी। वो ये थी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ा याफ्ता हैं, और इससे अटॉर्नी जनरल कहीं ना कहीं एग्री भी कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि क्योंकि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन काम जो है वो पार्लियामान का है तो उनको ये मामला भेज दिया जाए और वो देख लेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।